Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the 6th chapter from the book First Flight. The name of the chapter is the same as it was the 5th chapter, the 100 dresses. It is the second part of this chapter and it is also written by Al Bosser Easter. So let's start the chapter. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought मिस मैसन अ नोट. तो स्टूडेंट्स क्या था कि जो 100 ड्रेसेस जो पार्ट 1 पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने देखा था कि वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल छोड़ करके चली गई थी और जो ड्रेस डिजाइनिंग का जो कंपटीशन हुआ था उसमें वांडा पेट्रोन्स्की ने 100 ड्रेसेस को ड्रॉ किया था और वो फर्स्ट आई थी. उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, लेकिन वो वहाँ पर थी नहीं और टीचर ने उसका नाम भी अनाउंस किया, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी. तो उसके बाद स्टोरी में क्या होता है, तो ये हमें सेकंड इस पार्ट में दिखाया गया है. तो शुरू करते हैं. देखिए, वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट. तो जब क्लास पूरे रूम में सर्कल कर रही थी, यानी जिन रूम्स में वो बनी हुई थी, जो डिजाइन बनी हुई थी, उस रूम में वो सर्कल कर रही थी, रूम नंबर 12 में. तो मॉनिटर आया प्रिंसिपल्स के ऑफिस से और उसने मिस मैसन को एक नोट दिया, एक लेटर दिखाया. मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल. तो मिस मैसन ने इस लेटर को कई बार पढ़ा और फिर इसको पूरे थॉटफुली तरीके से, बहुत ही विचारशील होकर, ध्यानमग्न होकर के एक पल के लिए उन्होंने अध्ययन किया. देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स. और फिर उन्होंने अपने हाथों को क्लैप किया, यानी अपने हाथों से तालियां बजाईं और तालियां बजाते हुए बोला अटेंशन क्लास, यानी क्लास को अटेंशन किया. एवरीवन बैक टू देयर सीट. और हर कोई अपनी अपनी सीट पर पहुंच गया जब मैम ने अटेंशन बोला और क्लास की तक कह करके, तो सब अपनी अपनी सीट पर पहुंच गए. व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड. और जब सफलिंग ऑफ फीट थी, जैसा मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के, कि जो पीछे बैठने वाले बच्चे होते थे वो शफलिंग करते रहते थे, पैरों को घिसते रहते थे, जिससे एक शोर होता था. तो जब ये शोर स्टॉप हुआ एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और जो रूम है वो बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया. मिस मैसन सैड. तो मिस मैसन ने उससे कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर. मेरे पास वांडा के पिता का एक लेटर है. दैट आई वांट टू रीड टू यू. और मैं चाहती हूँ कि वो लेटर मैं आप सबके सामने यहाँ क्लास में पढ़ूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. तो मिस मैसन वहाँ पर एक पल के लिए खड़ी हो गई और क्लास के अंदर, रूम के अंदर जो साइलेंस था वो कुछ पल के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया, टेंशन से भरा हुआ हो गया. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली. तो टीचर जो थी मिस मैसन, उन्होंने पहले पढ़ ही लिया था लेटर को, तो उन्होंने बच्चों को बताने से पहले बताना चाह रही थी, तो उन्होंने अपना जो ग्लासेस थे, अपने जो चश्मा था, गॉगल, उसको उन्होंने ठीक से एडजस्ट किया धीरे से और जानबूझ करके. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. उनके जो मैनर्स थे वो इस बात को इंडिकेट कर रहे थे, इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि क्या आने वाला है. दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. और ये जो उसके वांडा के पिता का जो लेटर है वो बड़े ही इम्पोर्टेंस वाला लेटर था. एवरीबडी लिसनड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. और हर किसी ने इस लेटर को बड़े ही क्लोजली, माने ध्यान से सुना जब मिस मैसन ने इस लेटर को, छोटे से लेटर को क्लास में पढ़ा. तो क्या लिखा था देखिए उस लेटर में. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. तो उन्होंने लिखा कि डियर टीचर, मेरी वांडा अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी. जैक आल्सो. और जैक भी. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम एक बड़े शहर की तरफ मूव कर गए हैं. नो मोर हॉलर पोलर, नो मोर आस्क
वाई फनी नेम, मतलब और एक ऐसे शहर में पहुंच गए हैं जहां पर बिल्कुल भी हॉलर पॉलक नहीं होगा, यानी मेरी बेटी को कोई तंग करने वाला नहीं होगा और कोई भी उससे उसके नेम को फ़नी कहने वाला नहीं होगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, और उस बिग सिटी में इसके जैसे वांडा पेट्रॉन्स की जैसे जो फनी नेम्स हैं वो बहुत सारे होंगे, तो इसलिए वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं होगी। योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स की, तो उन्होंने लिखा कि जैन पेट्रॉन्स की। तो क्या हुआ, अ डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस लेटर को रीड करने के साथ ही साथ क्या हुआ, क्लास के अंदर एक बहुत ही गहरी साइलेंस छा गई, यानी सब लोग बिल्कुल शांत हो गए कि ये क्या हुआ, एकदम से ये वांडा कैसे स्कूल छोड़ करके चलेगी, वो तो विनर हुई है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने ग्लासेस को उतारा, अपने चश्मे को, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, है ना, उनको ब्लू किया और फिर उसको अपने सॉफ्ट हैंडकरचीफ से अपना रूमाल निकाला उन्होंने सॉफ्ट सा, और उसको जो चश्मा था उसको उन्होंने वाइप किया, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि इन बच्चों की वजह से, क्योंकि उसको यहाँ पर तंग किया जाता था, उसको उसके नाम को अजीब बोला जाता था, तो इस वजह से उस लड़की को वो स्कूल छोड़ना पड़ा और किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। और वो कैसी लड़की थी, एक बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी जिसने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन की थी जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ थी, उनमें से हर ड्रेस विनर बनने के लायक थी। देन सी पुट देम ऑन अगेन, फिर उन्होंने अपने उस ग्लासेस को यानी अपने चश्मे को फिर से लगाया एंड लुक्ड एट द क्लास, और फिर वो क्लास की तरफ देखने लगी। व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी स्लो, और जब वो बोली तो उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही लो थी, धीमी, जैसे जब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो उस समय हम उतने इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं बोल पाते, थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो ऐसे ही वो बोली। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one। तो वो कहती हैं कि मुझे इस बात का विश्वास है कि रूम नंबर 13 के जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं उन्होंने जानबूझकर किसी की भी वो फीलिंग्स है उसको हर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो नेम था वांडा पेट्रॉन्स्की का वो थोड़ा सा लॉन्ग था, लंबा था और अनफेमिलियर वन था, क्योंकि किसी ने पहले इस तरह का नाम नहीं सुना था, तो इसलिए ज़रूर किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन जानबूझकर कोई भी उनकी फीलिंग हर्ट करना नहीं चाहता होगा। आई प्रीफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सैड इन थाटफुलनेस, और मैं ये कहना चाहूँगी, मैं ये सोचना पसंद करती हूँ दैट वॉट वॉज, कि जो कुछ भी कहा गया वो बड़े ही थॉटलेसनेस तरीके से कहा गया, यानी उसके बारे में किसी ने विचार नहीं किया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, बस ऐसे ही बोल दिया उन लोगों ने। आई नो दैट ऑल ऑफ़ यू फील द वे आई डू, और लेकिन अब मैं सोचती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल वैसे ही फील कर रहे हो जैसा कि मैं करती हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, और वो क्या है कि मैं ये फील कर रही हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग है जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है कि उस तरह की लड़की जो है यहाँ पर नहीं है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और साथ ही साथ सैड भी है, बोथ है, दोनों ही हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, जो फर्स्ट पीरियड था क्लास में वो एक स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने जो लेसन्स थे उनको प्रिपेयर करने की कोशिश की, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने ध्यान को, अपने माइंड को अपने वर्क पर नहीं लगा पा रही थी।
सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और उसकी बॉटम ऑफ स्टमक से यानी अपने पेट के अंदर से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक फीलिंग हो रही थी, यानी वो अपने आप को सिक फील कर रही थी। ट्रू, सी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट। तो वो कहती है सही बात है, सच्चाई है, सी हैड नॉट एंजॉयड, उसने इस बात को एंजॉय नहीं किया था, इस बात को सुनने में उसको मज़ा नहीं आया था जब पैगी वांडा से पूछती थी कि तुम्हारी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं। बट सी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसकी गलती ये है कि उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती थी और वांडा के साथ क्या हो रहा है वो सिर्फ इसको चुपचाप देखती रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये बात भी लगभग उतनी ही बुरी थी जितना कि पैगी किया करती थी। जैसे पैगी मतलब कहने का ये है कि अगर हम किसी गलत को नहीं कर रहे हैं और लेकिन हम गलत होते हुए चुपचाप खड़े होकर के देख रहे हैं, तो हम भी उतने ही रेस्पॉन्सिबल हैं उस गलत होने के जितना कि जो गलत कर रहा है वो रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जब हम खड़े हैं और हमें लगता है कि ये गलत है, हमें अगर महसूस हो रहा है कि उसके साथ में गलत हो रहा है, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस गलत को होने से रोकें। तो यहाँ पर मैडी को लगता था कि पैगी गलत कर रही है वांडा के साथ में इस तरह से पूछ करके, लेकिन वो कभी कुछ बोलती नहीं थी, कुछ उसका विरोध नहीं करती थी। तो इसलिए वो ये कह रही है अब कि जो है मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ उसकी जितनी कि पैगी। वर्स, बहुत बुरा हुआ। सी वॉज ए कवार्ड, और वो सोचती है अपने मन में कि वह एक कवार्ड थी, कायर थी, उसे डर लगता था, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, है ना। वो कहती है कि जो कम से कम पैगी ने इतना तो नहीं सोचा, पैगी ने इस बारे में विचार तो नहीं किया कि वो बहुत ही मीन हो गए हैं, बहुत ही तुच्छ हो गए हैं। बट लेकिन जो वह है मैडी है, उसने कम से कम इतना सोचा कि दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वो गलत कर रहे थे। लेकिन पैगी को तो ये बात समझ में ही नहीं आई कि वो तो गलत कर ही रही थी। पैगी को तो ये बात समझ नहीं, उसने ये सोचा ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। पर वो सोचती है कि मैंने तो कम से कम इतना सोचा कि पैगी गलत कर रही है, लेकिन मैंने फिर भी उसका विरोध नहीं किया। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज़, और वो अब क्योंकि वो अपने आप को वांडा के शूज़ में रख सकती थी, मतलब कहने का है कि वो वांडा की जगह पर अपने आप को काफ़ी बार देख सकती थी कि वो ये देख सकती थी कि अगर वांडा नहीं होगी तो वांडा के बाद नेक्स्ट टारगेट वो होगी। गुडनेस, मतलब वो कहती है हे भगवान, वॉजंट देयर एनीथिंग सी कुड डू, क्या कुछ ऐसा नहीं था जो वो नहीं कर सकती थी, कुछ ना कुछ तो वो कर ही सकती थी। इफ़ ओनली सी कुड टेल वांडा सी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, काश वो उसको वांडा को ही कम से कम इतना बता देती कि उसका मतलब वांडा की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है। यानी पैगी जो उससे पूछती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वांडा की फीलिंग्स को हर्ट करना चाहती हैं। सी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, और फिर वो एकदम से मुड़ी और उसने पैगी जो बैठी हुई थी उसकी तरफ एक ग्लैंस डाली, उसकी तरफ एक दृष्टि या नज़र डाली। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर की ओर उसकी तरफ नहीं देखा। जैसे क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास में अपना अपना वर्क कर रहे हैं, तो अचानक किसी ने दूसरे बच्चे की ओर नज़र डाली कि वो शायद हमारी तरफ देख रहा होगा या देख ले, लेकिन उसने उसकी तरफ नहीं देखा पैगी ने। सी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी हार्ड स्टडी कर रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग, तो मैडी सोच रही है कि पता नहीं पैगी ने बुरा फील किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन फिर वो सोचती है कि मैडी को तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, है ना। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसने सोचा कि उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना ही होगा।
मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, और वो सोचती है कि संभवतः वो अभी वहाँ से अपने घर को छोड़ करके नहीं गई होगी। जैसे उसके पिता ने लिखा था कि हम दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वो सोचती है कि अभी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पिता निकल गए होंगे, अभी तो वो अपने घर पे ही होंगे बोगिंग हाइट्स में। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, और वो सोचती है कि संभवतः हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ में वहाँ बोगिंग हाइट्स तक चढ़ करके, क्योंकि वो काफ़ी माउंटेन पर होकर के जाने वाला रास्ता था, तो वो कहती है कि पैगी भी शायद उसके साथ में चली जाएगी। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो दोनों जाकर के वो खुद वांडा को इस बारे में बताएंगे कि वांडा ने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वे सभी सोचते हैं, मतलब स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी ये सोचते हैं कि वांडा बहुत ही स्मार्ट है और उसकी जो 100 ड्रेसेस हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। वो जाकर के ये सारी बातें वांडा को ये सब बताएंगे, तो हो सकता है कि वांडा उतनी हर्ट फील ना करे अपने आप को। तो ऐसा मैडी ने सोचा कि वो शायद पैगी भी ऐसा सोचेगी और हम दोनों ही वहाँ पर जाएंगे। तो व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, पैगी सैड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, तो जब स्कूल दोपहर को डिसमिस हुआ, यानी कि स्कूल ख़त्म हुआ, तो क्या हुआ, पैगी ने प्रिटेंडेडनेस के साथ में बड़े ही एक तरह का बहाना सा बनाते हुए कहा कि हे लेट्स गो एंड सी इफ़ द किड्स हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। तो वो थोड़ा सा उसमें बोली कि अरे चलो देखते हैं कि क्या उस लड़की ने, किड का मतलब यहाँ पर वांडा पेट्रोंस्की किससे ही है उसका, कि क्या किड ने वो टाउन को छोड़ दिया है या नहीं छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अंदर से सब कुछ फील कर रहे होते हैं, उन्होंने जो गलती की है उसको फील कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, पर कभी कभी वो अपने शब्दों में उसको नहीं बोल पाते, लेकिन वो किसी दूसरे तरीके से उस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर वो पैगी ने भी शायद एक्सेप्ट किया है और वो ये कह रही है चलो देखते हैं कि वो जो लड़की है वो अपना टाउन को छोड़ गई है या नहीं छोड़ गई है, लेकिन रियल में वो भी वहाँ जाना चाहती है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड। तो मैडी ने इस बात को मतलब जान लिया एक तरह से कि जो पैगी है उसके अंदर भी बिल्कुल वही विचार चल रहे थे जैसा कि मैडी के अंदर चल रहे थे। तो मैडी इस बात को सुन करके या समझ करके काफ़ी ग्लो करने लगी, काफ़ी खुश होने लगी। पैग वॉज रियली ऑलराइट, और पैग जो वास्तव में बहुत सही थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, और दोनों ही लड़कियां जल्दी से उस बिल्डिंग की ओर चल दी अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिंग हाइट्स, जो कि स्ट्रीट से होकर जाते हुए सीधे बोगिंग हाइट्स की तरफ वो निकल गईं। द पार्ट ऑफ टाउन that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal। तो ये जो बोगिंग हाइट्स था वो टाउन के एक ऐसे क्षेत्र में था, ऐसे एरिया में जाकर के था जहाँ पर नवंबर के मंथ में आफ्टरनून के टाइम पर, यानी दोपहर के समय, एक बहुत ही अलग किस्म की हवा चल रही थी, काफ़ी ड्रिजली हो रही थी, हल्की हल्की बौछारें भी थी, और मौसम कैसा था, डैम्प एंड डिस्मल, यानी काफ़ी वेट था और सैड था। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही होपलेसनेस वाली कंडीशन थी उस जगह पर, किसकी, मैडी और पैगी की। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रिफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। तो पैगी ने बड़ी ही ग्रिफली तरीके से उससे कहा कि कम से कम मैंने कभी भी उसको एक फॉरेनर नहीं कहा, मैंने उसको एक विदेशी कह कर के नहीं पुकारा, और मैंने उसके नाम का मैंने कभी उसका मजाक नहीं बनाया। मैं तो सिर्फ उससे इतना पूछती थी कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछती थी। मैंने उसका नाम का जो मजाक है, जो और बच्चे सोचते थे, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। पैगी ये कहती है, आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे।
और मैंने कभी भी इस बात को नहीं सोचा कि उसने शायद ये महसूस किया होगा कि हम लोग उसका फ़न कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। यानी मैं जब भी उससे पूछती थी इस बारे में तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उसका मजाक बना रही हूँ या उसने इस बात को महसूस किया या सोचा कि हम लोग उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और मैंने सोचा कि वो शी वॉज टू डम, यानी कि वो इतनी डम है, एंड गी और लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और ज़रा देखो तो वो कितना अच्छे से ड्रॉ कर सकती है, कितना बढ़िया वो ड्रॉ कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी हालांकि इस पर कुछ भी नहीं कह सकी। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वो केवल जितना कुछ भी वो उम्मीद कर रही थी वो केवल यही थी कि वो सोच रही थी कि शायद उनको वांडा मिल जाएगी। सी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, और वो केवल उसको इतना बताना चाहती थी कि वो लोग सभी लोग जो है उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और दे हैड पिक्ड ऑन हर यानी उन्होंने उनको उसकी बात को उसको समझ लिया है, उनको सब कुछ समझ में आ गया है, और कितना वंडरफुल पूरा स्कूल वांडा को फील कर रहा है कि वांडा, अब सारे लोग इतना सोचते हैं कि वांडा बहुत ही अच्छी है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड डोंट एवरीबडी वुड बी नाइस, और वो उनसे रिक्वेस्ट करेगी वांडा से कि वो वहाँ से मूव न करे, वहाँ से ना जाए, और एवरीबडी वुड बी नाइस, हर कोई उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और वो है और पैगी वो किसी से भी लड़ेंगे जो कोई भी अच्छा नहीं होगा। अगर पैगी के लिए, वांडा पेट्रोन्स्की के लिए अगर कोई भी अच्छा नहीं होगा तो वो कहती है कि हम दोनों मिलकर के उससे लड़ेंगे। और द टू गर्ल्स हरीड ऑन, तो इस तरह से सोचते हुए विचारते हुए दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी से उसके घर की ओर चल दी बोगिंग हाइट्स के लिए। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और उन्होंने उम्मीद की थी कि शाम होने से पहले वो उस टॉप ऑफ द हिल तक पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव सैड मैडी, तो मैडी ने कहा मैं सोचती हूँ कि जहाँ पर पेट्रोन्स्की रहते हैं, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, मतलब एक छोटा सा सफ़ेद घर बना हुआ था जिस पर सफ़ेद पेंट किया होगा, तो उसकी तरफ उसने पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए उसने कहा कि मैं सोचती हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पर पेट्रोन्स्कीज रहते हैं। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटेंस, तो जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उस रास्ते पर क्या था, विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, यानी पुरानी घास का मतलब जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और शायद सूख भी गई होगी, तो उस तरह की घास के जो विस्प माने टुकड़े थे वो इधर उधर पूरे रास्ते पर थिन किटेंस की तरह से, जो पतले मानो जो किटेंस होते हैं उनकी तरह से वहाँ पर चारों ओर बिखरे पड़े हुए थे। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, तो जो वांडा पेट्रोन्स्की का जो घर था और उसका स्पार्स लिटिल यार्ड, और स्पार्स का मतलब एकदम बिखरा हुआ सा छोटा सा जो यार्ड था, आंगन था, लुक्ड शैबी, वो बहुत ही शैबी दिख रहा था, यानी भद्दा सा दिख रहा था, बट क्लीन, लेकिन वो बिल्कुल साफ था, एकदम स्वच्छ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, और इस दृश्य ने, जब उसने वांडा के आसपास के घर के आसपास का जो दृश्य देखा तो उस दृश्य ने वांडा के उस ड्रेस की याद दिलाई मैडी को। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी जो फेडेड जो भद्दे कलर की, जिसका कलर काफ़ी फेड हो गया था, ऐसी एक ब्लू ड्रेस थी जिसे वो अक्सर पहन कर के आया करती थी कॉटन की। और ये जो ड्रेस थी वो शैबी ज़रूर दिखती थी लेकिन वो हमेशा क्लीन रहती थी, वो हमेशा साफ़ रहती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, लेकिन जब वो घर पर पहुँचे तो उस घर में
एक लाइफ साइन भी नहीं था किसी भी लाइफ का। लाइफ का साइन नहीं होने से मतलब कि वहाँ पर कोई भी एक भी इंसान उनको शायद ऐसा लग रहा था कि दिखाई आसपास नहीं दे रहा था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने बड़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उसको कोई भी आंसर किसी भी तरह का नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड हियर। और वो और मैडी दोनों मिल कर के जो बैक यार्ड है, घर का जो पीछे वाला जो आंगन होता है, वहाँ पर गए और वहाँ से भी अगर दरवाज़ा था तो उन्होंने नॉक किया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन अभी भी वहाँ से कोई भी आंसर उन दोनों को नहीं मिला। तो मतलब ये बात क्लियर थी कि वांडा पेट्रोन्स्की की जो फैमिली है वो वहाँ से मूव कर चुकी थी और किसी बड़ी सिटी की तरफ जहाँ वो जा रहे थे वहाँ पर वो जा चुके थे। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, और इसमें किसी भी बात का डाउट नहीं था, इस बात में किसी भी तरह का संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वर गोन, कि जो पेट्रोन्स्कीज थे वो अब वहाँ से जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, यानी वो हमेशा इस बात को कैसे अमेंड कर सकते थे। मेक अमेंड्स का मतलब होता है टू शो दैट वन इज़ सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करके ये शो करना कि वो सॉरी फील कर रहे हैं। तो वो सोचती थी कि मतलब सब लोग मिल कर के मतलब उसका फ़न करते हैं, और ऐसा होता अगर वो रहती कि वो उसका फ़न करते और हर बार वो कैसे ये शो कर पाते कि वो लोग जो है सॉरी फील कर रहे हैं। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और फिर वो जब उन्हें पता चला कि वो वहाँ से जा चुके हैं तो वो लोग मुड़े और मुड़ करके धीरे धीरे उन्होंने अपना वापस जो हिल से नीचे की तरफ जाने का जो रास्ता था उस पर चल दिए। यानी अब वो समझ गए थे कि वो तो यहाँ से जा चुकी है। वेल एनीवे सैड पैगी, सी इज़ गॉन नाउ। तो पैगी ने कहा कुछ भी हो लेकिन अब तो वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, तो अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो चली गई। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing। और वो मैडी से कहने लगती है कि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो अपने जो पूछती थी वो अपनी ही बातों में कुछ पॉजिटिविटी वो देख रही है, और वो कहती है कि आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, यानी मैं जब उससे उसकी सारी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो संभवतः ऐसा हुआ होगा कि शी वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, कि उसको अपनी ड्राइंग्स के लिए मेरे से इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं उससे रोज़ पूछती थी उसके ड्रेसेस के बारे में, तो वो इन ड्रेसेस के बारे में मुझे अक्सर बताती थी कि उस पर ऐसी ड्रेसेस हैं, उस पर ऐसी ड्रेसेस हैं, तो वो उसको आइडियाज़ मिल रहे होंगे। और उसी वजह से मतलब वो ये कहना चाहती है कि अगर मैं उससे इतना नहीं पूछती कि उसके पास इतनी सारी ड्रेसेस हैं तो शायद इतनी 100 ड्रेसेस उसने जो ड्रॉ की वो शायद उनको नहीं कर पाती। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और साथ ही साथ वो कहती है कि उसने जो कॉन्टेस्ट है वो भी नहीं जीत पाया होता। यानी वो यहाँ पर उसके अंदर भी ये फीलिंग्स तो यही हैं जो मैडी के अंदर हैं, लेकिन वो पैगी उसको बस शो नहीं करना चाह रही है, और वो सिर्फ ये कह रही है कि अगर उसने वांडा से 100 ड्रेसेस के बारे में बार बार नहीं पूछा होता तो शायद वांडा पेट्रोन्स्की उन 100 ड्रेसेस को ड्रॉ नहीं कर पाती, और जो कॉन्टेस्ट जिसमें उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है वो उस कॉन्टेस्ट को भी नहीं जीत पाती। तो मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी ने इस विचार को, पैगी के इस विचार को अपने माइंड में, अपने हेड में बड़े ही केयरफुली तरीके से उसको रख लिया, या फिर कहें कि उससे वो थोड़ा सा घूम गई। फॉर इफ़ देयर वर एनी थिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। और वो सोचने लगी कि अगर इस बात में इफ़ देयर वर एनी थिंग इन इट, कि अगर इस तरह का कुछ भी होता तो वो कभी भी इतना बैडली फील नहीं कर सकती थी। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात मैडी बड़े ही अच्छे से नहीं सो सकी। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। वो पूरी रात वांडा के बारे में,
और वांडा की जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी उसके बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में सोचती रही जिसमें वांडा पेट्रोन्स्की रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो साथ ही साथ उन 100 पिक्चर्स के बारे में, जो ग्लोइंग पिक्चर्स थी, जो बहुत ही चमकदार कह सकते हैं, बहुत ही डिसेंट जो पिक्चर्स थी 100 ड्रेसेस की, जो वांडा ने उन ड्रेसेस को ड्रॉ किया था कॉन्टेस्ट में। और सभी उसकी क्लासरूम में सभी लाइन अप की गई थी। जैसे वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरी क्लोजेट में सभी लाइन अप हैं, तो ऐसे ही उसने लाइन अप करके क्लासरूम में उन 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स को ड्रॉ कर दिया था। तो मैडी जो थी वो पूरी रात उन्हीं ड्रेसेस के बारे में सोचती रही, उसको ठीक से नींद भी नहीं आ सकी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, और अंत में वो सो नहीं पाई तो मैडी अपने बिस्तर में ही बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स, और उसने अपने माथे को, अपना जो फोरहेड होता है, अपने हाथों से टाइट करके दबाया। एंड रियली थॉट, जैसे अक्सर हम परेशान हो जाते तो दोनों हाथों से पकड़ के और माथे को, सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो ऐसे बैठ गई और वास्तव में वो बहुत गहराई से सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और ये अभी तक की हुई उसकी सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग थी। मतलब इस तरह का हार्ड उसने पहले कभी भी नहीं सोचा था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी लंबे समय तक सोचते रहने से, यानी काफ़ी समय तक लगातार सोचते रहने से आखिरकार वो एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन पर पहुंच गई। उसने एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन या कह सकते हैं कि निष्कर्ष निकाल लिया। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। तो उसने अपने माइंड में ये विचार किया कि वो अब कभी भी वो इस तरह से खड़ी नहीं रहेगी और से नथिंग अगेन, और फिर कुछ भी नहीं कहेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, अगर उसने कभी भी ये सुना कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी को पिक कर रहा है या किसी को टीच कर रहा है, यानी पिकिंग का मतलब होता है, पिकिंग ऑन समवन मीन्स ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, अनफेयरली और क्रिटिसाइजिंग देम, यानी उनको परेशान कर रहा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे को इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा, उसको परेशान कर रहा होगा, टीज कर रहा होगा, तो बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, और वो भी किस लिए, क्योंकि उनके वो फ़नी दिखते हैं या फिर उनके जो नेम्स हैं वो काफ़ी फ़नी हैं, स्ट्रेंज हैं। इस वजह से अगर कोई इंसान या कोई भी लड़की किसी को पिक कर रही होगी, यानी उसको टीज़ कर रही होगी, शी वुड स्पीक अप, तो वो सोचती है कि वो उस समय ज़रूर बोलेगी। इवन इफ़ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसके बदले उसको पैगी की फ्रेंडशिप को ही क्यों लूज़ ना करना पड़े, यानी भले ही पैगी से उसकी फ्रेंडशिप खतरे में आ जाए, लेकिन वो ऐसी बात पर अब कभी भी चुप नहीं रहेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। तो वो सोचती है कि उसके पास अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा कि वो वांडा के साथ में कुछ सही कर पाए। मतलब वांडा के साथ तो जो उन्होंने किया वो हो ही गया, और वांडा अब वहाँ शहर छोड़ करके जा चुकी थी। अब वो वांडा के साथ किसी भी तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ था या उससे जो सॉरी बोलना था वो अब नहीं कह सकते थे। लेकिन वो सोचती है कि अब मैं किसी भी लड़की को, किसी भी दूसरी लड़की को इस तरह से अनहैप्पी, दुखी नहीं होने दूंगी कि कोई दूसरी लड़की स्कूल में उसका इस वजह से मजाक बनाए कि उसका नाम स्ट्रेंज है, कि उसको देखने में वो स्ट्रेंज लगती है, फ़नी लगती है, और इन चीज़ों को लेकर उसका फ़न किया जाए। तो मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी, और चाहे मुझे उससे दोस्ती ही तोड़नी पड़े मैं पैगी से। तो उसने ऐसा अब फाइनली सोच लिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।